नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। गौरव, पुष्पेंद्र, रवि, धर्मपाल, विकास, खुशी, अभय, सौरभ, अंकित, निकेतन, विशाल, आदित्य, मुकेश, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है आपको पढ़ाने वाली हूं प्रमुख स्थलों के बारे में। मैंने कल स्टार्ट भी कर दिया था, जिसमें कल हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा था, कल हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। अरे वाह, बहुत बहुत भाई, अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। जो भी बच्चे अभी सब जुड़ रहे हैं, आप जानते हैं सबका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ चुके हैं, तो हम जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे थे कल की क्लास में? मैम, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आज इस चैप्टर का अंत हो जाएगा बेटा, और आपका वैदिक सभ्यता शुरू हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं आपको कौन कौन से स्थल पढ़ा चुकी हूं? तो कल की क्लास में मैंने एक तो आपको हड़प्पा के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है, कि हड़प्पा से हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं। मैंने बेटा आपको मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा दिया था। और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं चन्हुदड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो, ये आपको मैं पढ़ाने वाली हूं। ये बेटा जी, अगर हम चन्हुदड़ो की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको वर्तमान पाकिस्तान में, मतलब बलूचिस्तान में देखने के लिए मिलता है। और चन्हुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। बेटा, चन्हुदड़ो से हमें सबसे पहले देखना मिलता है मनके का कारखाना। क्या मिलता है हमें यहां से? मनके का कारखाना, यानी कि हमें मिली है एक फैक्ट्री। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मैम आखिर ये मनका होता क्या है? मनके का कारखाना मतलब मनका किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको यहां बताऊं तो जो ये यहां पे लिखा है मनका, मनका होता था एक प्रकार का मोती। मनका क्या होता था बच्चे? एक प्रकार का मोती होता था। और इसका जो यूज किया जाता था वो ज्वेलरी मेकिंग के लिए, मतलब आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। मैं अगेन रिपीट करती हूं कि मनके का जो प्रयोग था वो क्यों किया जाता था, या मनका क्या होता था? तो मनका एक प्रकार का मोती हुआ करता था, जो कि प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे जो आपका आभूषण बनाने के लिए काम में आता था, और ये काफी महंगा मोती होता था, हर कोई इसको नहीं खरीद सकता था। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मनका क्या होता था? मनके का कारखाना हमें कहां से मिला है? तो मैम चन्हुदड़ो से हमें मिला है। प्यारे बच्चे, चन्हुदड़ो को कहा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। क्या कहा जाता है इसको? सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र इसको कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मैम इंडस्ट्रियल सेंटर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो यहीं पर था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग होते थे, बहुत सारे यहाँ पर उद्योग जो है लगे हुए थे, तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र आप किसको कहते हैं? चन्हुदड़ो को। बेटा, चन्हुदड़ो से हमें मिलती है वक्राकार ईंट, है ना, वक्राकार ईंट हमें यहां से मिलती हैं। ये स्पेशल एक तरीके की ईंट थी जो यहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कर्व्ड ब्रिक्स,
क्या कहते हैं, कर्व्ड ब्रिक्स हम इनको कहते हैं। अब मैम ये किस तरह की होती थी, तो बेटा कुछ इस तरह की शेप होती थी इनकी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इनकी शेप होती थी, कुछ इस तरह की ये दिखती थी। आप इसकी इमेजेस देखना गूगल पे, कुछ इस तरह की ये दिखती थी, कर्व्ड शेप में होती थी। तो इस तरह की ईंटों के जो एविडेंसेस मिले हैं हमें, वो चनहूदड़ों से देखने के लिए मिले हैं। प्यारे बच्चे, यहां से हमें मेकअप किट मिली है, मेकअप किट, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं स्पेशल क्या मिला है, लिपस्टिक और काजल। स्पेशली क्या मिला है, लिपस्टिक और काजल, ठीक है। मेकअप किट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा बच्चे यहां से हमें और क्या मिला है, यहां से मैम हमें इंक पॉट देखने के लिए मिला है। इंक पॉट को हिंदी में कहते हैं स्याही की दबात, ठीक है। एक यहाँ पे आपका जो है इस टाइप से होती थी दबात, मतलब इंक पॉट, इस तरीके का आपका पॉट होता था, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का होता था, कुछ इस तरीके का ऐसे बना हुआ होता था, और इसमें आप पेन डालकर उस निव को जो है इसमें डालते थे, और पेन उसको एब्जॉर्व कर लेता था, एब्जॉर्व कर लेता था, और उसके बाद में फिर हम इसको लिखने के यूज करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि मैम इंक पॉट हमें कहाँ से मिला है, तो यहीं से हमें मिला है। उसके अलावा बेटा यहां से हमें मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह हमें मिले हैं। कुत्ते के पदचिन्ह मतलब फुटप्रिंट्स, कुत्ते के पदचिन्ह हमें मिले हैं, मतलब हम कह सकते हैं फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, इन्हें हम कहते हैं फुटप्रिंट्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको यहां से क्या क्या मिला है। मैम मनके का कारखाना, मनका क्या होता था, एक प्रकार का मोती जिससे हम ज्वेलरी बनाते थे। उसके बाद हमें कहा जाता है कि ये आपका सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पे वक्राकार ईंट मिली है, इंक पॉट मिला है, मेकअप किट मिली है, और मैम डॉग के फुटप्रिंट्स मिले हैं जो कि बिल्ली का पीछा करते हुए हमें मिले हैं, है ना। तो ये सब हमें कहां से मिला है, चनहूदड़ों से मिला है। चनहूदड़ों कहां पर है, तो मैम पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। ये आप बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे कहां से क्या चीजें मिली हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। गोल्डी जहां पे स्टोरी होगी बेटा वहीं स्टोरी पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि फैक्ट में भी मैं आपको स्टोरी पढ़ा दूंगी, इसमें मैं आपको क्या स्टोरी बताऊं, बताओ। जहां स्टोरी होगी बच्चे वहीं तो स्टोरी सुनाई जाएगी, या हर जगह स्टोरी सुनाई जाएगी? ऐसा नहीं होता है कि हर जगह स्टोरी सुनाई जाए। इतिहास में भी फैक्ट्स हैं, हर जगह स्टोरी थोड़ी है। अब स्टोरी आपकी आएंगी आगे चलकर, मध्यकालीन भारत में बहुत सारी स्टोरी है आपकी, तो वहां पे बेटा आपको स्टोरी सुनाई जाएंगी। जहां स्टोरी नहीं है, अब इसमें आप मुझे खुद बताओ कि मैं इसमें आपको क्या स्टोरी सुनाऊं। आप जो कहोगे वही फिर मैं आपको बता दूंगी स्टोरी। इसमें स्टोरी है ही नहीं बेटा, तो स्टोरी कैसे बताया जाएगा? जो चीज जहां पे है, चनहूदड़ों के बारे में क्या स्टोरी सुनाऊं, कोई स्टोरी नहीं है। ये तो यहां पर मिले हुए एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं, तो ये मुझे आपको फैक्ट के रूप में ही बच्चे बताने पड़ेंगे, है ना। तो जहां पर भी जरूरत होगी स्टोरी की वहां बिल्कुल आपको सुनाई जाएगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं, तो ये सब चीजें आपको यहां मिली है। अब आपका एक स्थल जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, उसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। जल्दी से बताओ लोथल कहां पड़ता है? लोथल। लोथल से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लोथल की अगर मैं बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो आपको मैंने बताया था कि लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड हमें यहां से देखने के लिए मिलते हैं। बेटा अग्निकुंड हमें लोथल से भी मिले हैं, और अभी मैं आपको कालीबंगा पढ़ाऊंगी तो हमें कालीबंगा से भी अग्निकुंड मिले हैं, यानी फायर पिट इनको कहते हैं। अग्निकुंड क्या होता है मैम? जैसे आज के समय पे भी हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो अग्निकुंड मतलब ऐसा कुंड जिसमें आग जलाई जाती हो, जो आपके कुछ इस शेप के रहते हैं, ठीक है। इनमें आग जलाई जाती है और पूजा पाठ को संपन्न किया जाता है।
तो ये अग्निकुंड हमें कहां से देखने के लिए मिलते हैं मैम? अग्निकुंड हमें कालीबंगा और लोथल 2 जगह से मिले हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लोथल गुजरात में है, वेरी गुड। भोगवा नदी के किनारे है, ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें और क्या मिलता है? यहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के दाने हमें यहां से मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के दाने। ये आपको ध्यान रखना है कि चावल के दाने मिले, इसका मतलब यहां पर चावल की खेती होती थी। चावल के दाने मिले हैं मतलब यहां पे चावल की खेती होती थी। प्यारे बच्चे, इस जगह को हम कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर क्यों कहते हैं बेटा जी? क्योंकि मैंने आपको पहले ही लिखवाया हुआ है कि लोथल एक बंदरगाह था, और यहां पे जहां भी बंदरगाह होता है वहां पे व्यापार किया जाता है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। इंपोर्ट भी किया जाता है और बच्चे आपका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये व्यापारिक नगर क्यों था? क्योंकि मैम ये एक बंदरगाह था, क्योंकि मैम ये एक पोर्ट था, आपने हमें बताया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चावल के दाने हमें यहां पे मिले हैं, चावल के दाने। उसके बाद में व्यापारिक नगर इसको कहा जाता है, यानी ट्रेडिंग सिटी इसको कहा जाता है। यहां से हमें मिली है 3 युगल समाधि। अब युगल समाधि को क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देती हूं। यहां पे आपको मिले हैं 3 कपल टॉम्ब। क्या मिला है बच्चे? 3 कपल टॉम्ब आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहा जाता है कि 3 युगल समाधि हमें मिली हैं। कपल टॉम्ब मतलब जिसमें हो सकता है कि वो समाधियां किसी प्रेमी या प्रेमिका की हो, या ये भी हो सकता है कि वो समाधियां पति और पत्नी की हो। क्योंकि हमें यहां पर कपल टॉम्ब्स मिलते हैं तो कुछ लोगों ने ये अंदाजा भी लगा दिया कि शायद यहां पर सती प्रथा थी। अब मैम ये सती प्रथा क्या होती है? तो बेटा जी सती प्रथा की अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर कि बेटा चावल की भूसी जो मिलती है वो रंगपुर से मिलती है। यहां से चावल के दाने या चावल का छिलका मिला है, भूसी नहीं मिली है। भूसी मिली है रंगपुर में, जो बच्चा कमेंट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो यहां पे आपको जब जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रखी है, तो अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती उसके साथ जला दिया जाता था, उसको कहते थे सती प्रथा। क्यों किया जाता था? कहा जाता था कि विधवा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। पहले के समाज में इस तरह की मान्यताएं थी कि पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए पत्नी को पति के साथ ही मर जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पे कोई सती प्रथा का एविडेंस नहीं मिला है, 100% श्योरिटी नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा थी। इसका कोई भी आप ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा का एविडेंस एविडेंस नहीं मिलता है। सती प्रथा का पहली बार साक्ष्य मिलेगा बेटा जी, आप ध्यान रखिएगा, उसमें क्या कहते हैं, गुप्त काल में। यहां पर नहीं, यहां पे केवल एक अंदाजा लगा लिया। क्यों? क्योंकि कपल टॉम्ब मिल गए हैं। अब वो कपल टॉम्ब किसी प्रेमी प्रेमिका के भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें मार दिया गया हो, जिनकी शादी को एक्सेप्ट ना किया गया हो, जैसे आज भी बहुत जगह ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं। तो सती प्रथा का जो पहली बार एविडेंस मिला था प्यारे बच्चे, वो मिला था हमें गुप्त काल में। एक बच्चा कह रहा है जिंदा जला दिया जाता था। जी हां, जिंदा जला दिया जाता था, और उस महिला की चीखें सुनाई ना दें, उसके मुंह को बांध दिया जाता था, ढोल नगाड़ों को बजाया जाता था ताकि उस महिला की आवाजें सुनाई ना दें। तो इस तरह की प्रथा भी आपके समाज में पहले के समय पे चलती थी। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां से हमें मिले हैं 3 कपल टॉम्ब, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा हमें यहां से मिलती है फारस की मोहर। फारस की मोहर हमें यहां पे देखने के लिए मिलती है। फारस की मोहर मिली। अब ये फारस की मोहर जब हमें मिली है, मोहर मतलब सील, किसी भी सामान पे हमें मिली है, तो इसका मतलब विदेशी व्यापार होता था। क्योंकि फारस भारत में तो है नहीं, फारस तो भारत के बाहर है, तो भारत में जब ये सील मिल रही है फारस की, इसका मतलब विदेशी व्यापार होता था। इसका मतलब विदेशी व्यापार होता था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और हम यहां पे बात करते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु सभ्यता, एक ही बात है।
हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। क्यों कहते थे इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्योंकि मैम यहां से बहुत ज्यादा व्यापार होता था, तो जहां से बहुत ज्यादा व्यापार होता है उसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। तो और हमें यहां से क्या मिला है मैम? यहां से हमें मिट्टी की नाव मिली है। क्या मिली है बेटा जी? मिट्टी की नाव। नाव समझते हो ना, मिट्टी की नाव। और ये भी ध्यान रखना कि ये हमें एज अ टॉय मिली है, खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में हमें मिली है। इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि पहले के समय जो व्यापार होता था वो नाव से किया जाता था। क्योंकि मैंने आपको ये बता देना चाहूंगी कि बेटा जी जो टॉयज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम होते हैं, समय के हिसाब से। जैसे आज के समय पे आपको खिलौने मिलेंगे तो उसमें आपको कार मिलेंगी, एरोप्लेन मिलेंगे, ठीक है, और बहुत तरीके के खिलौने। लेकिन पहले के समय जो बच्चों के लिए खिलौने बनते थे, एक तो वो मिट्टी के होते थे, फिर उसके बाद वो लकड़ी के बनने शुरू हुए थे। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों कि जैसा समय होता है उसी के हिसाब से किताबें होती हैं, उसी के हिसाब से खिलौने होते हैं, उसी के हिसाब से आपके सीरियल्स होते हैं, उसी के हिसाब से आपकी पिक्चर्स बनती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नाव उस समय चलती थी तो नाव खिलौने के रूप में हमें मिला है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि इस समय नाव के साथ व्यापार होता था। मतलब नाव आती थी, जाती थी, सामान लेकर आती थी, सामान लेकर जाती थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे हमें यहां पे क्या मिला है? वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट। अब ये चक्की क्या होता है? ठीक है, ये चक्की क्या होता है? तो ये चक्की मैम घरों में अनाज पीसने के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो 2 स्टोन्स ऑफ सर्कुलर मिल। अब ये कैसे होती थी? देखो, इस शेप में होती थी और यहां पे एक होल होता था, फिर एक और इसका पार्ट होता था यहां पे। अब इसको इसके ऊपर रख के इसमें एक स्टिक डाल दी जाती थी और फिर इसको ऐसे घुमाया जाता था। ठीक है, ऐसे घुमाते थे हाथ से। और इसमें जो महिलाएं हैं वो गेहूं पीसती थी, ठीक है, आपका और भी घर में जो भी चीजें पीसनी होती थी तो वो सब। तो ये पहले के समय चलती थी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे देखा भी होगा। मैंने इसको देखा है, कुछ कुछ जगह पर आज भी है, लेकिन कुछ कुछ रेयरली अब ये रह गई हैं। तो ये आपका पूरा इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और इनके बीच में जो है इस होल में वो डाला जाता था अनाज और फिर इसको घुमाया जाता था। ठीक है, तो पहले महिलाएं घर में ही चीजें पीसती थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, पत्थर का बना होता था। ठीक है, यहां तक लिखिए आप फटाफट, फिर हम लिखेंगे कालीबंगा। लिख लिया? लिख लिया बेटा? आगे चलिए। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट मैम हम लिखेंगे कालीबंगा के बारे में। बहुत आराम से मैं आपको पढ़ा रही हूं। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। आपको कल कहां पर है लोकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। देखो, यहां से हमें क्या मिला है? यहां से मैम हमें मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और बच्चे ये जो एविडेंसेस हैं इनसे हम कह सकते हैं कि हमें हल के निशान मिले हैं। अब हल से क्या किया जाता था? हल से ही तो खेती की जाती थी। यानी जब जुते हुए खेत हैं इसका मतलब इस समय हल हुआ करता था। लेकिन ये हल किसका? लकड़ी का। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, तो आपका पूरा का पूरा जो हल था वो लकड़ी का ही बना हुआ था, जो खेत को जोतने के काम आता था। तो हम कह सकते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चे हमें यहां से क्या मिले हैं, मैंने आपको बताया था कि यहां से भी हमें अग्निकुंड मिलते हैं, यानी फायर पिट हमें कहां से मिलते हैं, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से हमें अग्निकुंड मिलते हैं। यहां से मैम हमें काली चूड़ियां मिली हैं, ब्लैक बेंगल्स मिले हैं, लेकिन ये चूड़ियां मिट्टी की बनी हुई हैं। काली चूड़ियां हमें यहां से मिलती हैं। प्यारे बच्चे यहां से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय पर भूकंप आता था, इस समय पर अर्थक्वेक आता था। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक हमें यहां से मिलता है। यहां से बेटा हमें लकड़ी की नाली मिलती है, लकड़ी की नाली, ठीक है, यानी आप कह सकते हो खिलौने के रूप में हमें देखने के लिए मिली है लकड़ी की नाली। उसके अलावा हमें यहां से मिली है हाथी दांत की कंघी, यानी आइवरी कॉम्ब कहते हैं, हाथी दांत से बनी हुई कंघी जिसको कहते हैं आइवरी कॉम्ब, आइवरी कॉम्ब कहते हैं। यहां पे हमें मिला है एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, ये भी हमें यहां से मिलता है, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, तो ये हमें यहां से मिलता है। उसके बाद मैम अगर हम बात करें तो हमें यहां से ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ऊंट की अस्थियां, अस्थियां, बोन्स ऑफ कैमल, बोन्स ऑफ कैमल, ऊंट की अस्थियां हमें यहां पे मिली हैं, ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हमें, आपने देखा होगा घरों में मसाला पीसने के लिए अभी भी ऑलमोस्ट गांव में तो यूज ही किया जाता है, सिलबट्टा हमें मिला है। सिलबट्टा किसका बना होता था, ये पत्थर का, ये भी हमें यहां से मिलता है। और प्यारे बच्चे यहीं से हमें अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पता है वो क्या है कि मैम अंत्येष्टि संस्कार किसको कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार किसको कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। बताइए अंत्येष्टि संस्कार किसको कहते हैं। देखो अंत्येष्टि अगर हम जोड़ेंगे अंत, मतलब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद में जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं या जो भी आपके कह सकते हैं कर्मकांड होते हैं जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद किए जाते हैं, जैसे दाह संस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका कई जगह जो है तीसरे दिन कुछ रहता है, फिर आपका 10वें दिन होता है, फिर 13वें दिन होता है, मतलब 13वीं होती है। तो ये जितने भी रिचुअल्स हैं वो जब संपन्न किए जाते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी को हम कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। बहुत सारे बच्चों ने सही बोला कि मैम अंतिम संस्कार, यानी किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो आपके रिचुअल्स, जो कर्मकांड होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। तो यहां से हमें क्या क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, काली चूड़ियां मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, हाथी दांत की कंघी मिली है, ऊंट की अस्थियां मिली हैं, सिलबट्टा मिला है और अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो आप लिख सकते हैं एविडेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स, ये लीजिए इंग्लिश में लिख दिया है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई।
लिखिए फटाफट बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख के बताइए बच्चे, ताकि फिर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका कौन सा नगर है? धोलावीरा। धोलावीरा मैंने आपको बताया था कि ये 3 टीलों में विभाजित था, गुजरात में है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो जो मैं बता चुकी हूं वो अगेन रिपीट नहीं करूंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल वही लिखूंगी। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में लिखिएगा कि यहां से पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, सोचिए इस टाइम पर भी मिली है। हाँ बच्चे, पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें कहां से मिलती है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें यहां से मिली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें यहां से मिली है। प्यारे बच्चे, आगे यहां पर जो रक्षा की दीवार जिसे आप कहते हैं किलेबंदी, फोर्टिफाइड करना जिसको हम कहते हैं, किलेबंदी को इंग्लिश में कहते हैं फोर्टिफाइड, वो किसकी मिली है? तो वो मिली है हमें पत्थर से। रक्षा की दीवारें किससे निर्मित थी? पत्थर से। अब ये रक्षा की दीवार क्या होती थी अभी समझाऊंगी, एक बार मैं लिख दूं फिर एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी। रक्षा की दीवार पत्थर से निर्मित हमें मिली है। यहां पे बेटा हमें सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ सुनामी, एविडेंस ऑफ सुनामी। ठीक है, सुनामी को इंग्लिश में भी सुनामी ही बोलते हैं, एविडेंस ऑफ सुनामी। यहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था। यहां पे हमें जल प्रबंधन व्यवस्था के एविडेंस मिलते हैं, यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफी अच्छा था यहां का। यहां पर बेटा जी बांध निर्माण के साक्ष्य हमें मिलते हैं। बांध को क्या कहते हैं? डैम फॉर्मेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। डैम फॉर्मेशन, बांध निर्माण यहां पर किया गया था, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। यहां से हमें कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, कृत्रिम जलाशय। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से यहां पर पानी को स्टोर किया जाता था। और यहां से हमें खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम, खेल स्टेडियम के साक्ष्य। ये सब बेटा हमें यहीं से मिलता है, ये सब हमें यहीं से मिलता है। अब आइए यहां पर, जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूं पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, तो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला क्या है या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो बेटा जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें आप दूरबीन से तारों को देख सकते हो। ठीक है,
जैसे मैं कह सकती हूं कि खगोलीय पर्यवेक्षणशाला एक ऐसा स्थान है जहां शक्तिशाली दूरबीन होती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी आकाश गंगा होती है जिसे आप मिल्की वे भी कहते हो, या जो तारे होते हैं या जो आपके ग्रह होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनका हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूं, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम दूरबीन जो होती है, दूरबीन देखते हो ना, ऐसे देखते हैं ऐसे करके, तो दूरबीन के माध्यम से हम ग्रहों को, उसके अलावा तारों को, उसके अलावा आकाश गंगाओं को, इनको हम देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान होता है। आगे अगर मैं बात करती हूं तो रक्षा की दीवार किसको कहते हैं, रक्षा की दीवारें या किलेबंदी किसको कहा जाता था, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा जी। किलेबंदी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई नगर है, अब इस नगर के चारों तरफ जो है दीवारें बना दी जाती थी, किसकी, रक्षा के लिए। मतलब ये जो दीवारें होती थी ना, ये बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी। क्यों बनाई जाती थी, ताकि नगर पर अगर कोई अटैक करे, ठीक है, अगर कोई अटैक करे तो उसको अटैक करना इतना आसान नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई किसान खेती करता है, उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है, तो उसे अपनी फसल की सुरक्षा करनी है, किससे, जंगली जानवरों से। तो वो खेत के चारों तरफ तार लगा देते हैं ताकि जंगली जानवर उसमें एंट्री ना कर पाए। ऐसे ही आपके जो आपको जैसे मैंने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, है ना, एक आपका पूर्वी और एक आपका पश्चिमी। तो पश्चिमी भाग में कौन रहता था, जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, पश्चिमी भाग में कौन रहता था, जल्दी से मुझे आपसे ही प्रश्न का उत्तर चाहिए। नितिन सिंह जी, मैंने आपको बता दिया है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, लोथल नहीं है। सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राजा रहते थे मैम, सरदार रहते थे। तो बेटा जी ज्यादातर जो किलेबंदी की जाती थी वो पश्चिमी भाग में की जाती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग था, जहां पर राजा या सरदार रहते थे, तो वहीं पर ज्यादातर अटैक होने का खतरा होता था और इसीलिए पश्चिमी भाग जो है उनकी किलेबंदी की जाती थी। लेकिन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा नगर भी है, जैसे अगर मैं बात करती हूं, जैसे इससे पहले मैंने बात की थी कालीबंगा की, तो कालीबंगा एक ऐसा नगर था जहां पर आपको बता दूं कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में किलेबंदी की गई थी। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूं कि जो कालीबंगा है, इसकी खासियत यह थी कि यहां पे जो पश्चिमी भाग था, ठीक है, और इसका जो पूर्वी भाग था, इन दोनों में ही किलेबंदी की गई थी। इन दोनों को ही क्या किया गया था, फोर्टिफाइड। इन दोनों में किलेबंदी की गई थी, यानी इन दोनों को फोर्टिफाइड किया गया था, फोर्टिफाइड। लेकिन आपको मैं बता दूं, बाकी जगह पर केवल पश्चिमी भाग में फोर्टिफिकेशन होता था, केवल यहां पर किलेबंदी होती थी। ठीक है, ये देखिए, मतलब मैं क्या पढ़ा रही हूं और आपका दिमाग कहां ही जा रहा है। क्लियर। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो धोलावीरा है, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि ये आपका आयताकार नगर था, पूरा रेक्टेंगुलर सिटी थी ये, आयताकार नगर यानी रेक्टेंगुलर सिटी। तो कालीबंगा एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर दोनों भागों में किलेबंदी थी। बाकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आपका पश्चिमी भाग में किलेबंदी की गई थी। क्या कोई ऐसा स्थान भी था जहां पर रक्षा की दीवारें या किलेबंदी नहीं थी? क्या ऐसा भी कुछ था मैम? क्योंकि हमारा यह क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि ऐसी भी कोई जगह थी जहां पर सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, जहां पर दुर्ग नहीं थे। तो हाँ बेटा, आप ये भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहां पर रक्षा की दीवारें नहीं थी। रक्षा की दीवारें या दुर्ग बेटा जी आपके चनहुदड़ों में नहीं थे, यहां पर नहीं थे बच्चे। क्रॉस का मतलब है यहां पे सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, बाकी सब जगह थी। लेकिन कालीबंगा एक ऐसी जगह थी जहां पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में किलेबंदी थी। तो आपको समझ आया बेटा कि किलेबंदी किसको कहते हैं? समझ आया? जल्दी से बताओ। तो हम पढ़ रहे थे धोलावीरा।
तो ये एक आयताकार नगर था। यहाँ पे सुरक्षा की दीवारें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये सारी खासियत मैंने बताई। रेक्टेंगुलर सिटी था, 3 टीलों में विभाजित, ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूं। अब आते हैं कि भाई यहां पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यहां पे पानी की व्यवस्था को बहुत अच्छे से किया गया था। अब क्योंकि मैम यहां पे सुनामी के साक्ष्य हैं, तो क्या यहां पर तालाब थे? जी हां, कहा जाता है कि यहां पर 16 तालाब हमें मिले हैं, और हम इससे ये कह सकते हैं कि यहां सुनामी आती थी। बांध निर्माण किया गया था। बांध क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बाढ़ से बचा जा सके, पानी को अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके। कृत्रिम जलाशय क्या होता है? वर्षा का पानी गिरता है, हाँ मैम गिरता है, तो आप अगर उस वर्षा के पानी को स्टोर करोगे तो किस में करोगे? मैम हम तालाब खोद देंगे, वहां पर पानी स्टोर हो जाएगा, हम कुआं खोद देंगे, वहां पर पानी स्टोर हो जाएगा। तो ये भी आर्टिफिशियल तरीके से वाटर सेव किया करते थे। उसको कहते हैं कृत्रिम जलाशय, मतलब जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। क्या यहां पे आपको समझ आ रहा है कृत्रिम जलाशय क्या है? तो आप कहोगे कि मैम कृत्रिम जलाशय का मतलब है कि ऐसी जगह जहां पर मनुष्य पानी को इकट्ठा करता है, जैसे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर देना। ठीक है, फिर यहां पे हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम के एविडेंस मिले हैं। खेल स्टेडियम मतलब स्पोर्ट्स स्टेडियम, लेकिन बेटा ये पता नहीं चला कि इस स्टेडियम में कौन सा गेम खेला जाता था। ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप अगला क्वेश्चन मुझसे यही पूछने वाले हो कि जब स्पोर्ट्स स्टेडियम मिला है तो हमें ये बताइए कि मैम अगर हम आपसे ये पूछें कि कौन सा गेम खेला जाता था, तो बेटा उसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है विशाल कुमार, बेटा ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई भी और क्रॉस क्वेश्चन है तो आपके पास टाइम है, आप मुझसे पूछिए फटाफट। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट आपको बताने वाली हूं स्थल, जिसे हम कहेंगे सुरकोतदा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। चलो अब आइए, हम कहेंगे एक और स्थल मैंने आपको बताया था, सुरकोतदा। सुरकोतदा कहां पर है? ये गुजरात में देखने के लिए मिलता है, शादीकौर नदी के किनारे। तो सुरकोतदा की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहां से मिली है हमें घोड़े की हड्डियां। घोड़े की हड्डियां, ठीक है। तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा मतलब जिसमें हम सामान को तोलते हैं। ये तराजू कैसे होते हैं? जैसे एक तरफ ये रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, इसमें वेट रखा जाता है, इसमें सामान रखा जाता है वेट के इक्वल, और वेट करके सामान को दे दिया जाता है। तो उसको कहते हैं तराजू का पलड़ा, हमें यहां से मिला है। और बेटा जी यहां से हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिले हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस समय पर, हां जी इस समय पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमें कहां से मिलते हैं? सुरकोतदा से। घोड़े की हड्डियां कहां से मिलती हैं मैम? सुरकोतदा से। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं रंगपुर। यह भी कहां पड़ता है? तो मैम रंगपुर भी गुजरात में है। रंगपुर भी कहां पड़ता है? गुजरात में। और यहां से प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यहां से हमें धान की भूसी मिली है। धान की भूसी कहां से मिलती है? रंगपुर से। क्या मिला है यहां से हमें? धान की भूसी। और यहां पे हमें जो दुर्ग मिला है वो कच्ची ईंटों का मिला है। कच्ची ईंटों का दुर्ग। दुर्ग मतलब फोर्ट, किला। तो ये रंगपुर से। लास्ट लिखिएगा बनावली।
कहां पर है? हरियाणा में। अब यहां से हमें क्या मिला है? तो बनावली से बेटा हमें मिला है खिलौने के रूप में मिट्टी का हल। अब मिट्टी का हल हमें खिलौने के रूप में मिला इस समय, मतलब हल हुआ करते थे, लेकिन किसके? लकड़ी के। क्योंकि और हमें यहां से मिले हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। यहां से मिले हैं हमें जौ के अवशेष, यहां से मिला है हमें धावन पात्र जिसे हम कहते हैं वॉश बेसिन, यहां से मिला है हमें धावन पात्र जिसे हम आज के समय कहते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन, ये सब हमें कहां से मिला है? आप कहेंगे कि मैम ये सब हमें मिला है। मैम प्लीज हम लोग होमगार्ड की तैयारी, हम होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज हम लोगों को टोटल हिंदी में लिखा करिए। और भी बेटा जी हिंदी में ही ऑलमोस्ट आपका कंटेंट है, लेकिन जो टफ वर्ड्स हैं, जैसे इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए लिखा जाता है। अबे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि चक्की के पार्ट लोथल से मिले हैं। बेटा ये देखिए ना, यहां पर कहां दिमाग है अब है आपका, ये देखिए लिखा हुआ है। प्लीज बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है? तो ये सब हमें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। धोवन पात्र क्या होता है पुनीत? वॉश बेसिन। वॉश बेसिन होता है जिसमें जो आपका इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इस तरीके का, इसमें एक टंकी लगी हुई होती है, नीचे इसका पाइप जा रहा होता है, इसे कहते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन तो देखा होगा तुमने, इसीलिए मैंने इंग्लिश लिख दी है। मुझे पता था धावन पात्र आप नहीं समझोगे, लेकिन वॉश बेसिन आप समझ जाओगे, ठीक है? जिसमें आप सुबह उठकर अपना हाथ मुंह धोते हैं। अब बच्चे ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक चीज और देखेंगे यहां पर कि आपका जो यहां पे हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट आपकी जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। बेटा इस वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को आप क्या कहते हैं? एक को आप कहते हैं ऋग्वैदिक या वैदिक काल, ऋग्वैदिक या वैदिक काल, ये सॉरी पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। इंग्लिश में कहेंगे ऋग्वैदिक या प्री वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड, ठीक है? एक को आप कहते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसे हम कहेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। अब इनका टाइम क्या है? यानी पूर्व वैदिक काल किस समय से शुरू हुआ है और उत्तर वैदिक काल किस समय से शुरू हुआ है? अगर मैं बात करती हूं बेटा पूर्व वैदिक काल, तो यह आपका शुरू होता है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से, ये 1000 बीसी से, और मैम 600 बीसी,
इसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल और इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बेटा आपका एक क्वेश्चन होगा कि आखिर वैदिक सभ्यता क्या है और किसने इसको बसाया है और इसको वैदिक काल क्यों कहते हैं। क्योंकि बच्चे इस सभ्यता के अंदर आप वेदों के बारे में पढ़ोगे, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये आपका नया चैप्टर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं आगे आपसे बेटा बात करती हूं तो सबसे पहले आप ये समझो कि प्यारे प्यारे से बच्चों आप लिखोगे आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूं, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता। यानी ये सभ्यता किसने बसाई थी, तो मैम ये सभ्यता बसाई थी आर्यों ने। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। जो आर्य होते हैं इनका अर्थ पूछ लिया जाता है, मीनिंग ऑफ आर्याज, तो इनका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब बेस्ट। और आर्यों द्वारा ये सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी, तो बेटा जी सरस्वती नदी के किनारे पर। जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर थी, उसी तरीके से वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मैम, अगर हम यहां पर बात कर दें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात की जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, यानी रूरल सिविलाइजेशन। कैसी है, रूरल सिविलाइजेशन। रूरल सिविलाइजेशन ये कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैम हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे हमें नहीं पता, लेकिन 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 हमें यह जरूर पता है कि आपके जो आर्य हैं, जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं, ये कौन सी भाषा बोलते थे, तो मैम इनकी जो भाषा थी ये संस्कृत थी। इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा थी मैम संस्कृत। इनकी भाषा थी मैम संस्कृत। इनकी भाषा थी मैम संस्कृत। कंपैरिजन कीजिए दोनों में। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी संस्कृत। इतनी बात समझ आई कि मैम वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित थी, सिंधु घाटी सभ्यता द्रविड़ द्वारा विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ये मैम ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर थी, ये सरस्वती नदी के किनारे पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी मैम वो पढ़ी ही नहीं गई, वो किसी से नहीं पढ़ी गई, तो पता ही नहीं था कौन सी भाषा है। लेकिन इनकी भाषा संस्कृत थी, ये हमें जरूर पता है। नीरज क्या कह रहे हो बेटा आप इतनी देर से, मैम आपने 3rd क्लास में लिखवाया है, आप भूल गए सबसे बड़ा। बेटा सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी है, मैंने क्या लिखवा दिया है। रुक जाइए मैं चेक कर लूंगी, अभी मैं चेक कर लूंगी कि 3री क्लास में मेरे, 1 मिनट रुको, मेरे पास PDF होगी, रुक जाइए 1 मिनट। एक मिनट रुक जाइए आप, अभी पता चल जाएगा। आप बच्चों से ही मैं पूछ लेती हूँ, बेटा बताना जरा कि आपका मैंने लिखवाया है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, वो मैंने क्या लिखवाया है, एक बार बताइए तो जरा।
एक बार बताइए तो बेटा जरा। मैं भी देख लेती हूं। सही तो है बेटा, राखी गढ़ी ही तो लिखवाया है। ये देखिए, ये रही पीडीएफ, ये देखिए यहां पे है, राखी गढ़ी ही तो लिखवाया है बच्चे। आप इतनी देर से आप पता नहीं क्या कंफ्यूज हो रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो और भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी, यही तो लिखवाया है बच्चा। और क्या लिखवा दिया है? अब मैं आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मैंने आपको क्या बताया था कि वो द्रविड़, द्रविड़ मतलब भारतीय, द्रविड़ मतलब कौन होता है? भारतीय होता है मैम। और द्रविड़ मतलब भारतीयों ने कौन सी सभ्यता बसाई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या ये आर्य भारतीय थे? नहीं बेटे, आर्य भारतीय नहीं थे। आर्यों की जब मैं बात करती हूं तो जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बेटा। जब मैं आपसे बात करती हूं आर्यों की, तो आर्य जो है लिखिएगा, भारत में आने वाले, भारत में आने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो आप कहोगे भारत में आने वाले प्रथम विदेशी जो थे वो आपके आर्य ही थे, मतलब ये भारतीय नहीं थे। आर्यों को कहा गया कि भैया आर्य गोरे थे, और गोरे मतलब कौन होते हैं? अंग्रेज, मतलब ये भारतीय नहीं थे। मतलब वैदिक सभ्यता को आर्य जो कि बाहर से आए थे। अब मैम बाहर से कहां से आए थे? तो बेटा या ज्यादातर जो मान्यता है वो ये माना जाता है कि आर्य जो है भारत में, आर्यों का आगमन, इनकी जो एंट्री हुई है भारत में वो कहां से हुई है? आर्यों का आगमन हुआ था मध्य एशिया से, मध्य एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया। तो आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कैसे? तो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए आर्य कहां पर आए थे? मैम मध्य एशिया से चले, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए भारत आए, भारत आए। मैम ये बात किसने बताई कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे? ये बात किसने बताई, किसने ये कहा? किसने कहा मैम कि जो आर्य हैं ये भारत से, भारत में हिंदू कुश पर्वत से जो हैं ये सेंट्रल एशिया से आए? बेटा ये आर्यों का जो आगमन बताया, ये बताया कि व्यक्ति हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो हैं ये आपके मध्य एशिया से भारत में आए थे, यानी आर्य विदेशी थे, आर्य भारतीय नहीं थे। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं और हिंदू कुश पर्वत होते हुए इन्होंने क्या किया कि ये भारत में आए। और मैक्स मूलर ने एक बात और कही, अब इनकी ये बात तो मानी जाती है कि चलो ठीक है सेंट्रल एशिया से आए, सबसे ज्यादा यही बात मानी जाती है, लेकिन इन्होंने कहा कि जब आर्य भारत में आए, जब आर्य भारत में आए, जब आर्य भारत में आए उस समय भारत में, उस समय भारत में सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी। ये ऐसा इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, ये किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर की थ्योरी बता रही हूं मैं। इन्होंने कहा कि जब आर्य भारत में आए तो उस समय पर भारत में सिंधु सभ्यता थी, और इन्होंने क्या किया कि जब आर्य आए तो मैम इन आर्यों का राजा था, आर्यों का राजा हुआ करता था, किंग ऑफ आर्यास, उसका नाम था सुदास।
ठीक है। और इस राजा सुदास का क्या हुआ, हमारे यहां पर 10 भारतीय राजा थे, 10 भारतीय राजा। तो इनका जो युद्ध हुआ राजा सुदास का और इनका क्या हुआ, युद्ध। और इस युद्ध को बेटा जी इनके दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मैम हुआ था दसराज्य युद्ध। दसराज्य युद्ध हुआ और कहा जाता है, मैक्स मूलर ने कहा कि ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी जिसे आज आप वर्तमान में रावी नदी कहते हो। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य आए और आर्यों का झगड़ा भारतीय राजाओं के साथ हुआ और भारतीय की तरफ से कितने राजा थे, 10 राजा थे। और इन 10 राजाओं को राजा सुदास ने क्या कर दिया मैम, इनको हरा दिया। ठीक है, इनको हराया, 10 राजाओं के समूह को हराया और राजा सुदास जीत गया। और इस राजा सुदास के जीतने से आर्यों ने सिंधु सभ्यता को खत्म कर दिया। ये किसने कहा, मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य भारत में आए, यहां पर आकर युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो इन्होंने क्या किया, 10 भारतीय राजाओं को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्रविड़ कहते हैं, इन 10 के समूह को हरा दिया और इनको हराकर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कर दिया। यानी इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसको माना, दसराज्य युद्ध को। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह बात गलत है। हम इस बात को नहीं मानते क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, तो उसका अंत माना जाता है बाढ़ को। किसको माना जाता है, बाढ़ को। बाढ़ से हुआ है यह माना जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक बाढ़ आने से पूरी सभ्यता कैसे खत्म हो सकती है, कैसे खत्म हो सकती है, हो ही नहीं सकती खत्म। लेकिन यहां पर विरोधाभास बना हुआ है। सबसे बड़ा कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का बाढ़ को ही माना जाता है। मैक्स मूलर से कहा कि आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं आपकी ये बात कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए, लेकिन आर्यों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया, ये बात हम आपकी नहीं मानते। और ये जो दसराज्य युद्ध है बेटा, इसका जो वर्णन मिलता है वो आपको मिलेगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अभी मैं बताऊंगी कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद एक वेद है जिसमें प्रार्थनाएं हैं, देवी देवताओं के लिए मंत्र हैं। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इतनी बात आई, अब अलग अलग लोग आए, जैसे एडवर्ड मेयर, थोड़ा सा लिख लो फिर मैं छोड़ दूंगी, आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। एडवर्ड मेयर ने कहा कि आर्य जो हैं वो पामीर के पठार से आए हैं। इन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया से नहीं, पामीर के पठार से। फिर आपके 2 व्यक्ति हैं पेनका और हर्ट, इन्होंने कहा कि आर्य जर्मनी से आए हैं। इन्होंने कहा आर्य जर्मनी से आए हैं। फिर आपके हैं दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने कहा कि भैया आर्य तिब्बत से आए हैं। आर्य कहां से आए हैं, तिब्बत से। लेकिन आपके एक व्यक्ति हैं गाइल्स, गाइल्स ने कहा कि भैया आर्य हंगरी से आए हैं, हंगरी यहां से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने कहा कि नहीं भैया आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यानी नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है। बेटा आज सर की ना मैराथन क्लास है, इसलिए आपकी क्लास नहीं है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। आप मत सोचो कि इकोनॉमिक्स की नहीं है तो मैम ही पढ़ाएंगी, मैं इतना ही रखूंगी क्योंकि एक दिन में इतना इनफ है। तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन माना किसको सबसे ज्यादा जाता है, माना जाता है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, मान्यता यही है। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहां से बताया, या गाइल्स ने कहां से बताया, या पेनका और हर्ट ने कहां से बताया,
है ना। तो इनकी अलग अलग थ्योरी है। मैक्स मुलर ने कहा आर्य आए और आर्यों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने खत्म नहीं किया, वो तो बाढ़ के कारण खत्म हुई। ये दशराज्य युद्ध हुआ जरूर था, ये हुआ जरूर था, लेकिन इस युद्ध ने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म नहीं किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आई बच्चे? और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ये लीजिए। इतना रखें। हाँ बच्चे, संडे ऑफ रहेगा। आज इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।